द डीप डाइव के एक और नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये गहन चर्चा उन सभी के लिए है जो तकनीक की दुनिया में सिर्फ एक कंज्यूमर या उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। हाँ, मतलब हम दिन भर अपने फोन की स्क्रीन पर अनगिनत ऐप्स देखते हैं, उन पर टैप करते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन ऐप्स के पीछे की दुनिया कैसी होती है और इन्हें खुद कैसे बनाया जा सकता है ना? एकदम सही। आज का हमारा विषय पूरी तरह से इसी पर आधारित है। हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है द एंड्रॉयड स्टूडियो ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग योर फर्स्ट ऐप। ये एक बहुत ही शानदार स्रोत है ना? और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति, जी हाँ कोई भी, चाहे उसका प्रोग्रामिंग या कोडिंग से पहले कोई वास्ता रहा हो या नहीं, अपना खुद का एक असली एंड्रॉयड ऐप बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत खुशी की बात है। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंड्रॉयड स्टूडियो असल में क्या बला है। हाँ, क्योंकि नाम से तो लगता है जैसे कोई फिल्म स्टूडियो हो। सही कहा, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसे संक्षेप में IDE कहा जाता है। ID? हाँ, अब ये IDE शब्द सुनने में थोड़ा भारी और तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कारीगर की एक पूरी तरह से सुसज्जित डिजिटल वर्कशॉप। मतलब ये सिर्फ कोड लिखने की कोई साधारण जगह नहीं है। एकदम सही। पुराने जमाने में लोग एक साधारण टेक्स्ट फाइल में कोड लिखते थे और फिर उसे चलाने के लिए अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जो काफी सिरदर्द वाला काम था। हाँ, वो तो है। लेकिन एक IDE और खास तौर पर एंड्रॉयड स्टूडियो कोई साधारण टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ये एक पूरा का पूरा टूल किट है। इसमें कोड लिखने के लिए स्मार्ट एडिटर मौजूद है, जो टाइप करते समय गलतियां बताता है। अरे वाह। डिजाइन बनाने के लिए कैनवस है और ऐप को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसे एम्यूलेटर कहते हैं। सब कुछ एक ही छत के नीचे एक ही स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी इतने बड़े और पावरफुल सॉफ्टवेयर या टूल किट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इसके लिए किसी सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। या फिर इसे खरीदने के लिए कोई भारी भरकम सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी? यहीं पर तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। स्रोत से जो जानकारी मिलती है वो काफी चौंकाने वाली है। एंड्रॉयड स्टूडियो पूरी तरह से मुफ्त है। मुफ्त? मतलब एक भी पैसा नहीं? एक भी पैसा नहीं। इसे डाउनलोड करने या इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता। और अगर सिस्टम की बुनियादी जरूरतों की बात करें तो वो भी बहुत सामान्य है। क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? इसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर में कम से कम 4 GB रैम और 2 GB खाली डिस्क स्पेस की जरूरत होती है। हाँ, और आज के समय में लगभग हर बेसिक लैपटॉप या डेस्कटॉप में इतनी क्षमता तो आसानी से मिल ही जाती है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो इसकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में छिपी है। जब कोई भी व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है तो बैकग्राउंड में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो और क्या आता है इसके साथ? इसके साथ स्वचालित रूप से एंड्रॉयड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल हो जाता है। ये SDK क्या होता है? मतलब अगर एंड्रॉयड स्टूडियो एक वर्कशॉप है तो SDK को हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझाती हूँ। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो एक डिजिटल वर्कशॉप है तो SDK वो कच्चा माल, हथौड़े, पेंच और नापने वाला टेप है जो आपको असल में एक दीवार खड़ी करने के लिए चाहिए। समझ रहा हूँ। ये उन सभी टूल्स, लाइब्रेरीज और कोड के टुकड़ों का एक विशाल संग्रह है जो एप्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। फोन का कैमरा कैसे चालू होगा, इंटरनेट से डेटा कैसे आएगा या स्क्रीन पर एक साधारण सा मैसेज कैसे दिखेगा, ये सब पहले से लिखा होता है उसमें? हाँ, ये सब इस SDK के अंदर पहले से मौजूद होता है। बिना SDK के कोई भी कंप्यूटर एंड्रॉयड की भाषा समझ ही नहीं सकता। कमाल है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के दौरान एंड्रॉयड एम्यूलेटर का भी सेटअप किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल के विस्तार से बात करेंगे। हाँ, वो टेस्टिंग वाला जादू ना। बिल्कुल। ये तो हो गई बुनियाद और तैयारी की बात। अब मान लेते हैं कि कंप्यूटर पर सब कुछ इंस्टॉल हो गया है और सेटअप पूरा है, तो एक शुरुआती डेवलपर के लिए पहला कदम क्या होगा? शुरुआत करना बहुत सीधा है। स्रोत हमें बताता है कि बस आइकन क्लिक करके उसे खोलना है और स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के विकल्प पर जाना है। जी, और इसके बाद स्क्रीन पर कई सारे प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिखाई देते हैं
जो लोग इस दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए हमारे नोट्स सुझाव देते हैं कि एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट को चुनना सबसे सही रहता है। तो ये जो एम्प्टी एक्टिविटी है, ये असल में ये सच में एक साफ और खाली कैनवस की तरह है। इसमें कोई पहले से बनी हुई जटिल कोडिंग या डिजाइन नहीं होता जो किसी नए व्यक्ति को उलझा दे। हाँ, क्योंकि बहुत सारा कोड देखकर ही नए लोग घबरा जाते हैं। एकदम सही। ये शुरुआत से अपनी कल्पना उकेरने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाते समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आता है। कौन सा कदम? यहीं पर कई नए लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जब प्रोजेक्ट बनता है तो ऐप का नाम तो देना ही होता है, लेकिन साथ ही एक पैकेज नेम भी सेट करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, पैकेज नेम, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये पैकेज नेम रिवर्स डोमेन नेमिंग के तरीके से रखा जाता है, जैसे कि com.example.myapp। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये रिवर्स डोमेन नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वेबसाइट के नाम को उल्टा क्यों लिखा जा रहा है? और एक साधारण से ऐप के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। इसे इस तरह से समझते हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में लाखों ऐप्स मौजूद हैं। हर दिन प्ले स्टोर पर हजारों नए ऐप्स पब्लिश हो रहे हैं। बिल्कुल सही। मान लीजिए किसी ने एक नोट्स नाम का ऐप बनाया। अब प्ले स्टोर पर तो पहले से ही नोट्स नाम के सैकड़ों ऐप्स हैं। तो सिस्टम को या मोबाइल फोन को कैसे पता चलेगा कि आपका नोट्स ऐप किसी दूसरे के नोट्स ऐप से अलग है? मतलब जब हम ऐप को अपडेट करते हैं तो फोन सही ऐप को ही कैसे अपडेट करता है? बिल्कुल, यही तो बात है। तो ये पैकेज नेम उस ऐप की एक अनोखी पहचान या आईडी की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट या डीएनए है। पैकेज नेम पूरी दुनिया में एकदम अनूठा होना चाहिए। लेकिन इसमें डोमेन नेम का क्या रोल है? रिवर्स डोमेन नेमिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट के डोमेन नाम पहले से ही अनूठे होते हैं। हाँ। कोई भी दो लोग एक ही डोमेन नाम नहीं खरीद सकते हैं ना? हाँ, ये तो है। .com डोमेन तो एक ही होता है। तो अगर किसी के पास mycompany.com नाम की वेबसाइट है तो वो पूरे अधिकार और सुरक्षा के साथ com.mycompany.myapp नाम से अपना पैकेज नेम शुरू कर सकता है। समझ गया। इससे ये पक्की गारंटी हो जाती है कि दुनिया का कोई और डेवलपर गलती से भी उस नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि जो लोग अभी सिर्फ सीख रहे हैं, जो अपना पहला ऐप बना रहे हैं, उनके पास तो अपनी कोई वेबसाइट या डोमेन नाम नहीं होता। हाँ, ये एक आम दुविधा है। तो वो लोग क्या करेंगे? क्या वो कुछ भी काल्पनिक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सीखने के उद्देश्य से कुछ भी काल्पनिक रखा जा सकता है। अक्सर लोग com.example या अपने नाम के साथ com.rahul.myapp जैसा कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक ऐप सिर्फ आपके कंप्यूटर या फोन तक सीमित है, तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब उस ऐप को पूरी दुनिया के लिए प्ले स्टोर पर डालना होता है, तब यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि वह पैकेज नेम किसी और ने न लिया हो। मैं समझ गया। एक छोटी सी सेटिंग के पीछे कितनी गहरी तकनीकी सोच छुपी होती है। बिल्कुल। इसी प्रोजेक्ट सेटअप के दौरान एक और बहुत ही दिलचस्प विकल्प स्क्रीन पर आता है, मिनिमम एपीआई लेवल का चुनाव। हमारे स्रोत में इसका खास जिक्र है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि यह असल में क्या तय करता है। यहीं पर एक डेवलपर को अपना पहला बड़ा विश्लेषणात्मक फैसला लेना होता है। वो कैसे? मिनिमम एपीआई लेवल यह तय करता है कि बनाया जा रहा ऐप एंड्रॉयड के किन किन पुराने वर्जन पर भी चल सकेगा। और यहाँ एक बहुत ही क्लासिक दुविधा या ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ, जैसे कि अगर एक चीज चाहिए तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। जी। इसे थोड़े और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे देखिए, एंड्रॉयड हर साल अपना एक नया वर्जन निकालता है जिसमें नए फीचर्स होते हैं। लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोग अभी भी 5 या 6 साल पुराने फोन चला रहे हैं जिन्हें नए अपडेट्स नहीं मिलते। हाँ, काफी लोग पुराने फोन ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई डेवलपर प्रोजेक्ट बनाते समय मिनिमम एपीआई लेवल बहुत कम चुनता है, यानी पुराने एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करता है, तो उसका ऐप पुराने फोनों पर भी आसानी से चलेगा। इसका फायदा यह है कि ऐप को एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मिल जाता है, व्यापक अनुकूलता मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो डेवलपर अपने ऐप में एंड्रॉयड के नए और आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुराने फोनों के सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि वो नए फीचर्स क्या हैं। है ना? एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। जैसे कि अगर हम अपने ऐप में लेटेस्ट डार्क मोड या कोई नया फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी फीचर डालना चाहें, लेकिन हमने मिनिमम एपीआई लेवल बहुत पुराना रखा है,
तो वो ऐप पुराने फोन पर क्रैश हो सकता है। जी, पुराने सिस्टम को उन नए कोड्स की समझ ही नहीं होती। इसके विपरीत अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट एपीआई लेवल चुनते हैं, तो आप हर तरह के आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वो पुराने फोन पर नहीं चलेगा। हाँ, आपका ऐप बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन वो दुनिया के 50% से ज्यादा पुराने फोनों पर इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। प्ले स्टोर पर उन्हें वो ऐप दिखेगा ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐप बनाना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक तरह की व्यावसायिक रणनीति और प्लानिंग का भी हिस्सा है। डेवलपर को ये सोचना पड़ता है कि उसका लक्षित दर्शक कौन है। बिल्कुल सही बात है। खैर, अब मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट बन गया, नाम तय हो गया और सारी सेटिंग्स पूरी हो गई। अब बारी आती है असल निर्माण कार्य की। स्रोत के अनुसार ऐप का निर्माण मुख्य रूप से 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा होता है। एक है यूजर इंटरफेस यानी यूआई और दूसरा है लॉजिक। जी, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक नया घर बनाया जा रहा है। सबसे पहले क्या होता है? घर का बाहरी ढांचा खड़ा किया जाता है, दीवारें बनती हैं, दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं। ताकि बाहर से देखने पर वो एक घर लगे। बिल्कुल। ऐप के मामले में ये काम यूजर इंटरफेस यानी यूआई का होता है। ये घर वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐप की स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है, बटन, टेक्स्ट, रंग, तस्वीरें, वो सब ऐप का बाहरी ढांचा है। और ये बनता कैसे है? एंड्रॉयड स्टूडियो में ये चेहरा activitymain.xml नाम की एक फाइल में तैयार किया जाता है। XML फाइल वो जगह है जहां डिजाइन तय होता है। अच्छा, XML में। और यहाँ जो बात नए लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो है एंड्रॉयड स्टूडियो का विजुअल डिजाइन एडिटर। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था कि इसके लिए एक बहुत ही सहज ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस दिया गया है। इसका मतलब है कि डिजाइन बनाने के लिए सैकड़ों लाइनों का कोड रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर स्क्रीन के बीच में एक बटन लगाना है, तो बस एडिटर के साइड पैनल से बटन को माउस से पकड़ना है और खींचकर स्क्रीन पर मनचाही जगह पर छोड़ देना है। बस इतना आसान? जी, टेक्स्ट फील्ड लगाना है तो उसे भी खींच कर ला सकते हैं। बैकग्राउंड का रंग बदलना है तो सीधे मेनू से बदल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। यह प्रक्रिया को बहुत ही विजुअल, इंटरैक्टिव और काफी मजेदार बना देता है। आप तुरंत देख सकते हैं कि आपका ऐप फोन की स्क्रीन पर कैसा दिखने वाला है। ये तो बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? सिर्फ बाहरी ढांचा बना लेना या स्क्रीन पर सुंदर सा बटन लगा देना तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर घर बन गया है, दीवारें खड़ी हैं और उनमें स्विच बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, लेकिन उन स्विच बोर्ड्स के पीछे बिजली की वायरिंग ही नहीं की गई है, तो स्विच दबाने से कोई बल्ब तो जलेगा नहीं। सही कहा आपने। ठीक उसी तरह ऐप के स्क्रीन पर जो बटन हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाया है, अगर कोई यूजर उस बटन को दबाएगा तो क्या होगा, ये तय करने के लिए वायरिंग करनी पड़ती है। और इसी वायरिंग को हम तकनीकी भाषा में लॉजिक कहते हैं। ये आपका दिमाग है। और ये कहाँ लिखा जाता है? ये काम mainActivity.java या Kotlin फाइल में होता है। ये वो जगह है जहां असल प्रोग्रामिंग होती है। XML में हमने जो बटन बनाया था, उसे इस फाइल में कोड के जरिए जोड़ा जाता है। मतलब निर्देश दिए जाते हैं। जी, यहाँ निर्देश लिखे जाते हैं कि जब यूजर उस बटन पर क्लिक करे तो एक नया पेज खुल जाए, या कोई कैलकुलेशन हो, या इंटरनेट से कोई डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाए। यहाँ पर स्रोत में कोडिंग भाषाओं का जिक्र आता है। बताया गया है कि इस लॉजिक को लिखने के लिए मुख्य रूप से जावा और कॉटलिन का उपयोग होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? एक शुरुआती डेवलपर को किसे चुनना चाहिए? अगर हम इसे इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें तो जावा बहुत दशकों से स्टैंडर्ड रही है। ये बहुत ही मजबूत भाषा है और इसके अनगिनत ट्यूटोरियल इंटरनेट पर मौजूद हैं। हाँ, जावा का नाम तो सबने सुना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गूगल ने कॉटलिन को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक और सबसे पसंदीदा भाषा घोषित कर दिया है। ऐसा क्यों? कॉटलिन में क्या खास है? कॉटलिन बहुत ही आधुनिक है। जो काम जावा में लिखने के लिए 10 लाइन का कोड चाहिए होता है, वही काम कॉटलिन में शायद 3 या 4 लाइन में हो जाता है। अरे वाह, इससे तो बहुत समय बचेगा। बिल्कुल, और ये उन गलतियों को भी अपने आप रोक देती है जो अक्सर जावा में ऐप क्रैश होने का कारण बनती थीं। इसलिए नए डेवलपर्स को अक्सर कॉटलिन से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। समझ गया। लेकिन दोनों ही भाषाएं पूरी तरह से काम करती हैं? जी, दोनों पूरे तरह से समर्थित हैं। ठीक है। तो अब तक के सफर में हमने अपना डिजिटल घर बना लिया, उसकी सजावट कर दी और उसके अंदर की पूरी वायरिंग भी कर दी। अब बारी आती है सच्चाई के पल की, यानी टेस्टिंग की। हाँ,
ये देखने की कि क्या सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। हमारे स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि टेस्टिंग और डीबगिंग ऐप बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ पर फिर से एंड्रॉयड एमुलेटर के जादू की बात आती है। श्रोताओं के लिए जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि अपने ऐप को टेस्ट करने के लिए हर बार असली फोन को केबल से कंप्यूटर से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही। एम्यूलेटर सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक चमत्कार है। ये असल में आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही चलने वाला एक पूरा का पूरा वर्चुअल स्मार्टफोन है। तो क्या हम इसमें अलग-अलग फोन टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप इसमें अलग अलग स्क्रीन साइज टेस्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपका ऐप एक छोटे से 4 इंच वाले पुराने फोन पर कैसा दिखेगा और एक बड़े टैबलेट पर कैसा दिखेगा। क्या बात है! आप उसमें वर्चुअल जीपीएस लोकेशन बदल सकते हैं और ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ऐप चलाते समय कोई फोन कॉल आ जाए तो आपका ऐप कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब बिना फोन खरीदे सारे टेस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, ये सब बिना कोई अतिरिक्त हार्डवेयर खरीदे किया जा सकता है। ये तो किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर उनके लिए जो भी सीख रहे हैं। लेकिन हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है। ये कहा गया है कि सिर्फ एमुलेटर पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। असली उपकरणों यानी रियल डिवाइसेस पर टेस्टिंग करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा क्यों है? जब एमुलेटर सब कुछ कर सकता है तो असली फोन की जरूरत क्यों पड़ती है? यह एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, एम्यूलेटर एक नियंत्रित वातावरण है। यह आपके पावरफुल कंप्यूटर के प्रोसेसर और रैम का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर तो पावरफुल होता है। हाँ, लेकिन असली दुनिया बहुत अलग होती है। असली दुनिया में किसी यूजर के फोन की बैटरी 5% हो सकती है। बैकग्राउंड में दूसरे भारी ऐप्स जैसे गेम्स या सोशल मीडिया चल रहे हो सकते हैं। हाँ, इंटरनेट का कनेक्शन भी तो बार बार टूट सकता है। बिल्कुल, या फोन थोड़ा पुराना और धीमा हो सकता है। तो असली दुनिया में ऐप को इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, असली फोन को कंप्यूटर से जोड़कर ऐप को उस पर चलाकर देखना ये सुनिश्चित करता है कि यूजर को असल जिंदगी में कैसा अनुभव मिलेगा। क्या आपका ऐप फोन को गर्म तो नहीं कर रहा? क्या वो बैटरी तो बहुत तेजी से नहीं चूस रहा? ये सब सिर्फ असली फोन पर ही पता चलता है। और यहीं से शुरू होता है डीबगिंग का वो सफर जो कभी-कभी थोड़ा सिरदर्द भी बन सकता है। जब हम ऐप को टेस्ट करते हैं तो ऐप का क्रैश होना या किसी फीचर का काम न करना एक बहुत ही आम बात है। बहुत आम बात है। पहली बार में ही सब कुछ सही हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। इन गलतियों को खोजने और सुधारने के लिए स्रोत एक बहुत ही शानदार टूल का जिक्र करता है, लॉगकैट। हाँ, लॉगकैट। ये एक ऐसा टूल है जिसे हर एंड्रॉयड डेवलपर अपने सबसे अच्छे दोस्त और कभी-कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखता है। ऐसा क्यों? दुश्मन क्यों? क्योंकि ये आपको असलियत दिखाता है। लॉगकैट असल में एक शक्तिशाली सिस्टम लॉग टूल है। इसे किसी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह समझा जा सकता है। ब्लैक बॉक्स? हाँ, जब भी ऐप में कुछ होता है, चाहे वो सही हो या गलत, उसका रिकॉर्ड लॉगकैट में दर्ज हो जाता है। जब ऐप क्रैश होता है तो स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आता है कि ऐप हैज स्टॉप्ड। हाँ, यूजर को बस इतना ही पता चलता है। लेकिन एक डेवलपर के रूप में आपको ये जानना होता है कि क्रैश क्यों हुआ। और वो कारण लॉगकैट बताता है। जी हाँ, लॉगकैट उस समय स्टैक ट्रेस नाम की एक चीज दिखाता है। जो नए लोग इसे पहली बार देखते हैं, उन्हें ये लाल रंग के टेक्स्ट की एक बहुत ही डरावनी और लंबी दीवार जैसा लग सकता है। लाल रंग का एरर देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक खास ट्रिक होती है। आपको उस पूरे लाल टेक्स्ट को नहीं पढ़ना होता। तो क्या पढ़ना होता है? आपको बस उसमें अपना वो पैकेज नेम ढूंढना होता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, तो पैकेज नेम यहाँ भी काम आता है। बिल्कुल, जैसे ही आपको उस लाल टेक्स्ट में अपना पैकेज नेम जैसे com.example.myapp और उसके आगे किसी फाइल का नाम और लाइन नंबर दिखता है जैसे mainactivity.java लाइन 42। तो मतलब 42वीं लाइन में गड़बड़ है। जी, तो आपको समझ जाना है कि आपके कोड की 42वीं लाइन में कोई गलती हुई है। हो सकता है आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हो या किसी ऐसे डेटा को इस्तेमाल करने की कोशिश की हो जो मौजूद ही नहीं है। ये तो बहुत काम की चीज है। लॉगकैट घंटों का समय बचाता है और अंधेरे में तीर चलाने के बजाय सटीक जगह पर गलती सुधारने में मदद करता है। ये तो सच में एक लाइफ सेवर टूल है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि सिर्फ क्रैश को रोकना ही डिबगिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐप के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना होता है। कोई भी यूजर ऐसा ऐप पसंद नहीं करता जो फोन को धीमा कर दे या जिसे खुलने में 10 सेकंड लगे। सही बात है।
इसलिए मेमोरी का कम इस्तेमाल करना और स्क्रीन पर स्मूथ एनिमेशन सुनिश्चित करना भी एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। एक अच्छा डेवलपर सिर्फ ऐप बनाता नहीं है, बल्कि उसे ऑप्टिमाइज भी करता है ताकि वो हर फोन पर मक्खन की तरह चले। चलिए, तो इस आखिरी स्टेज को समझते हैं। मान लेते हैं कि सारा डिज़ाइन बन गया, लॉजिक लिखा गया, एम्यूलेटर और असली फ़ोन पर टेस्टिंग हो गई और लॉगकैट की मदद से सारी गलतियां भी सुधार ली गई। तो अब क्या? अब वो पल आता है जिसका हर डेवलपर इंतज़ार करता है, लॉन्चिंग। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे संतोषजनक हिस्सा होता है। एकदम सही। जब सब कुछ सही हो जाए तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर एक हरा रंग का रन बटन होता है, प्ले बटन की तरह। हाँ, बस उस पे क्लिक करना होता है और कुछ ही सेकंड में आपका खुद का बनाया हुआ ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होकर स्क्रीन पर खुल जाता है। वो एहसास सच में बहुत खास होता है। बिल्कुल। अपनी मेहनत का फल स्क्रीन पर देखना। और अगर किसी को लगता है कि उनका ऐप इतना अच्छा बन गया है कि उसे पूरी दुनिया के साथ साझा किया जाना चाहिए, तो गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो से सीधे एक एपीके फाइल या ऐप बंडल भी जनरेट किया जा सकता है। ये वही फाइल होती है जिसे लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना? है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सच में एक पूरी यात्रा है। स्रोत एक आखिरी बात पर भी जोर देता है कि ऐप पब्लिश करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। एक सफल ऐप वही होता है जो समय के साथ बेहतर होता रहे। हाँ, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो को भी हेल्प मेनू में जाकर चेक फॉर अपडेट्स के जरिए हमेशा अपडेट रखना चाहिए। गूगल लगातार नए टूल्स और सुरक्षा सुधार लाता रहता है। और यूजर फीडबैक का भी तो रोल होता है। बहुत बड़ा रोल होता है। जब ऐप प्ले स्टोर पर आ जाता है तो यूजर फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग जो रिव्यू या कमेंट्स लिखते हैं वो बताते हैं कि ऐप में क्या अच्छा है और क्या सुधारने की जरूरत है। सही कहा। जो लोग इस फील्ड में अभी कदम रख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत राहत की बात होगी कि सीखने की ये यात्रा कभी अकेले तय नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर आधिकारिक वेबसाइट्स और डेवलपर कम्युनिटी में हजारों ट्यूटोरियल, फोरम और मददगार लोग मौजूद हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल खाली स्क्रीन और एम्प्टी एक्टिविटी से शुरुआत करके कोई भी व्यक्ति अपना खुद का ऐप खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। हमने यूजर इंटरफेस का बाहरी ढांचा बनाना सीखा, कोटलिन या जावा के जरिए उसमें जान फूंकना यानी लॉजिक लिखना समझा, और लॉगकैट जैसे टूल्स की मदद से समस्याओं को सुलझाना जाना। ये पूरा सफर किसी कोरे कागज पर एक तकनीकी और रचनात्मक कला उकेरने जैसा है। इस चर्चा से ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि तकनीक अब किसी खास वर्ग या सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गई है। हाँ, टूल्स इतने मुफ्त और सुलभ हो गए हैं कि कोई भी विचार अब आसानी से वास्तविकता में बदल सकता है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सभी श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी जिस पर हम सब मिलकर सोच सकें। वो विचार क्या है? ये विचार आज के हमारे स्रोत के पन्नों में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इस पूरी तकनीक के भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, चूंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऐप बनाना इतना आसान, सुलभ और पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में खुद का ऐप बनाना उतना ही आम और सामान्य हो जाएगा जितना आज के समय में एक एक्सेल शीट या वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प कल्पना है। जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में हमें अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्ले स्टोर पर निर्भर ना रहना पड़े। मान लीजिए आपको अपने घर के पौधों को पानी देने का समय याद रखना है, या अपने सुबह की चाय और कसरत का रूटीन ट्रैक करना है, जिसके लिए अभी हम प्ले स्टोर पर ऐप ढूंढते हैं। हाँ, तो इसके लिए किसी कंपनी का बनाया हुआ कोई जेनेरिक ऐप डाउनलोड करने के बजाय, जिसमें ढेरों विज्ञापन हो, आप खुद अपना एक छोटा सा पर्सनल माइक्रो ऐप बना लें। एक माइक्रो ऐप जो सिर्फ मेरे लिए हो। बिल्कुल, एक ऐसा ऐप जो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी पसंद के डिजाइन और लॉजिक के साथ। अगर हर इंसान अपनी डिजिटल दुनिया का ऐसा छोटा सा निर्माता बन जाए, तो तकनीक और स्मार्टफोन्स के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल जाएगा? क्या हम सिर्फ पैसिव कंज्यूमर बने रहेंगे या निर्माता बन जाएंगे? क्या हम सभी अपने डिजिटल जीवन के आर्किटेक्ट बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। वाह, ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने खुद के पर्सनल माइक्रो ऐप्स बना रहे हों। ये तकनीकी आज़ादी और रचनात्मकता का एक बिल्कुल नया ही स्तर होगा। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। नई चीज़ों को सीखने, खुद कुछ नया रचने और तकनीक की गहराइयों को समझने की इस उत्सुकता के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई रिसर्च और एक नई चर्चा के साथ। तब तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई संभावनाओं की खोज करते रहिए।